मॉडर्न पॉलिटिक्स में अमित शाह की स्ट्रेटजी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। क्या देश में चल रही सांसदों की ऐतिहासिक उछल कूद महज दल बदल का खेल है, या फिर इसके पीछे 2029 के आम चुनाव से पहले हिंदुस्तान का पूरा सियासी नक्शा बदलने की एक बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी छिपी है। 14 जून को टीएमसी के 28 में से 20 लोकसभा सांसदों का अचानक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय हो जाना, उसके तुरंत बाद शिवसेना उद्धव गुट के 9 में से 6 सांसदों की बगावत की खबरें आना, उससे पहले 24 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का पाला बदल लेना और सपा के सांसदों में भी खलबली की खबरों में विपक्ष के महाबिखराव के पीछे का असली खेल क्या है। आखिर तीसरी बार गठबंधन सरकार चला रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद में इतने सांसदों का साथ क्यों चाहिए? आज हम राजनीति के चाणक्य अमित शाह के उस गुप्त मिशन को डिकोड करेंगे जिसने भारतीय संसद के भीतर 2/3 बहुमत की एक नई जंग को जन्म दे दिया है। इस पूरे सियासी ड्रामे की कड़ियां जुड़ती है 16 से 18 अप्रैल 2026 के उस दौर से जब मोदी सरकार लोकसभा में 3 बेहद महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आई थी। तब सरकार संसद में हार गई थी, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था कि चाणक्य इस खेल को बहुत अच्छे से समझते हैं। सरकार का तर्क था कि साल 2029 के चुनाव तक महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने के लिए ये कानून पारित होना जरूरी है। इस कड़ी में एक बेहद महत्वपूर्ण संशोधन 131वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस बिल के तहत देश में नया डिलिमिटेशन करके लोकसभा की अधिकतम सीटों को 550 से बढ़ाकर सीधे 850 करने और संविधान के आर्टिकल 81 और 82 में बड़े बदलाव करने के प्रावधान शामिल थे। लेकिन किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी सदन में मौजूद और वोटिंग करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होता है। अप्रैल में जब इस ऐतिहासिक बिल पर वोटिंग हुई तो लोकसभा में कुल 528 सांसद मौजूद थे। 2/3 के कड़े गणित के हिसाब से इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को न्यूनतम 352 वोटों की जरूरत थी, लेकिन जब वोटिंग मशीन का बटन दबा तो सरकार के पक्ष में महज 298 वोट पड़े और विरोध में 230 वोट आ गए। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा सीटें बढ़ाने वाला ये डिलिमिटेशन बिल सिर्फ 54 वोटों के फासले से संसद में गिर गया। फिर भी सरकार इस मोर्चे पर कदम पीछे खींचने वाली नहीं है। इस बिल को आगामी मानसून सत्र में दोबारा लाने की तैयारी की जा रही है और इसलिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने के लिए विपक्षी सांसदों को जोड़ने की ये भारी कवायद चल रही है। खुद एनडीए की सबसे बड़ी सहयोगी टीडीपी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 15 जून को दावा किया था कि केंद्र सरकार जल्द ही डिलिमिटेशन बिल को दोबारा संसद में पेश करेगी, क्योंकि महिला आरक्षण और परिसीमन का पहिया साथ साथ ही आगे बढ़ेगा। आइए अब समझते हैं कि इस जोड़ तोड़ के बाद संसद के भीतर सीटों का क्या सांख्यिकीय समीकरण बन सकता है। साल 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर 240 सीटें मिली और एनडीए सहयोगियों के साथ ये आंकड़ा बहुमत से 20 ज्यादा यानी 292 पर टिका। लेकिन 14 जून को टीएमसी की काकोली घोष दस्तीदार समेत 20 लोकसभा सांसदों के एनडीए समर्थित धड़े में शामिल होने से बीजेपी गठबंधन का नंबर 292 से उछलकर सीधे 312 पर पहुंच गया। अब यदि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट के बागी 6 सांसद भी एनडीए सहयोगी शिवसेना में शामिल हो जाते हैं तो लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत 318 हो जाएगी। हालांकि 2/3 बहुमत के 362 वाले पूर्ण आंकड़े को छूने के लिए सरकार को अभी भी करीब 44 और सांसदों की जरूरत होगी। इसके लिए बीजेपी की नजर तमिलनाडु की 22 सांसदों वाली डीएमके और 3 सांसदों वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा पर टिकी है। भले ही डीएमके के सूत्र बीजेपी को समर्थन देने से इनकार कर रहे हों, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने की खबरें सियासी गलियारों में आम है। यही खेल राज्यसभा में भी चल रहा है। राज्यसभा की कुल 244 सीटों में एनडीए के पास शुरुआत में 138 सांसद थे। अप्रैल में आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के पाला बदलने से बीजेपी के अकेले की संख्या 106 से बढ़कर 113 हुई और एनडीए 145 पार पहुंच गया। जून में हुई राज्यसभा चुनाव में अतिरिक्त सीटें जीतने और पश्चिम बंगाल से टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों सुखेंदु शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबरेक के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीटों को जीतकर एनडीए का ये आंकड़ा उच्च सदन में 154 तक पहुंच सकता है। इसके बाद भी राज्यसभा में 2/3 के लिए जरूरी 10 सीटों का फासला पाटने के लिए सरकार को वाईएसआर कांग्रेस 4 सीटें और बीजू जनता दल 5 सीटें जैसे गैर गठबंधन दलों के समर्थन या फिर विपक्षी सांसदों की वोटिंग के दौरान गैर मौजूदगी की जरूरत पड़ेगी। हालांकि सरकार के लिए नवंबर में उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव एक चुनौती साबित हो सकते हैं, जहां समाजवादी पार्टी अपनी बेहतर विधानसभा स्थिति के चलते एनडीए का गणित बिगाड़ने की ताकत रखती है। यहाँ सबसे बड़ा नीतिगत और गंभीर सवाल यह है कि इस परिसीमन बिल को लेकर देश के भीतर इतना
बड़ा विवाद क्यों खड़ा हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जो फॉर्मूला सुझाया था उसके मुताबिक यदि लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 की जाती है तो सारे राज्यों में सीटें आनुपातिक रूप से बढ़नी चाहिए। यानी अगर वर्तमान में तमिलनाडु के पास 39 सीटें हैं तो नई लोकसभा में भी उसकी हिस्सेदारी 61 सीटें होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि इस डीलिमिटेशन बिल में आनुपातिक रूप से सीटें बढ़ाने की गारंटी देने वाला कोई प्रावधान शामिल नहीं है। इसके विपरीत हमारा संविधान का अनुच्छेद 81 स्पष्ट करता है कि संसद में सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में होगा। चूंकि सरकार ने परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को ही आधार बनाने का फैसला किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा होने जा रही है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश को ये गंभीर चिंता सता रही है कि उन्होंने पिछले दशकों में देश की जनसंख्या नियंत्रण नीतियों का पूरी तरह से पालन किया है। इसलिए जनसंख्या के आधार पर होने वाले परिसीमन में उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और देश की राष्ट्रीय नीतियों में उनका राजनीतिक दबदबा हमेशा के लिए घट जाएगा। यही वजह थी कि साल 1976 और 2001 में भी देश की एकता को बनाए रखने के लिए डीलिमिटेशन को टाल दिया गया था। इसके विपरीत इस नए परिसीमन से उत्तर भारत के हिंदी भाषी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश को सीटों का बम्पर फायदा मिलने जा रहा है और ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी का सबसे मजबूत होल्ड माना जाता है। आंकड़ों के चश्मे से देखें तो लोकसभा की सीटें 850 होने के बाद बहुमत का नया जादुई आंकड़ा 426 हो जाएगा। यदि बीजेपी साल 2019 का अपना ऐतिहासिक प्रदर्शन दोहराती है तो उसे केवल इन 8 हिंदी भाषी राज्यों में ही रिकॉर्ड 299 सीटें मिल जाएंगी, जो बहुमत के आंकड़े का लगभग 70% हिस्सा होगा। इसके साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में अपने पुराने प्रदर्शन के दम पर बीजेपी महज इन 12 राज्यों के सहारे अकेले ही 426 के बहुमत के आंकड़े को पार कर सकती है। यहाँ तक कि अगर बीजेपी साल 2024 के अपने कमजोर प्रदर्शन को भी आधार बनाए तो भी डीलिमिटेशन के बाद अकेले हिंदी पट्टी से उसे 210 सीटें मिलेंगी, जो बहुमत का आधा हिस्सा होगा। साफ है कि बीजेपी का प्लान केवल मानसून सत्र में ये बिल पास कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका लॉन्ग टर्म एजेंडा देश के उन 200 से 250 निर्वाचन क्षेत्रों में क्षेत्रीय और छोटी पार्टियों की ताकत को सीमित करना है, जहां मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का वोट शेयर महज 4 से 5% रह गया है। बीजेपी जानती है कि अगर उसने इन क्षेत्रीय दलों की सियासी रीढ़ को अभी से कमजोर कर दिया तो 2029 के महामुकाबले में विपक्ष का पूरा चक्रव्यूह ढह जाएगा। अब देखना यह होगा कि मानसून सत्र में दोबारा आने वाला ये परिसीमन बिल देश की सियासत को किस करवट लेकर जाता है। डीलिमिटेशन के इस खेल और दक्षिण भारत के राज्यों की चिंताओं पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके रिएक्शन जरूर दीजिए।